हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विनय धाकड़ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपने चल रहा था राजस्थान की एनसीईआरटी कक्षा 6, 7 और 8 की। तो अपना टॉपिक चल रहा था, तीसरा टॉपिक चल रहा था 3 नंबर का, आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर की अपन ने शुरुआत कर ली थी कल वाले वीडियो में, और आज अपन आरंभिक नगर तीसरा चैप्टर है उसको ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, कच्चे माल की खोज में। तो कच्चे माल की खोज में क्या क्या किया था उन्होंने, कहाँ से किया था, तो इसके बारे में सब देखेंगे। ये वीडियो राजस्थान के हर एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। और ये यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए तो एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सी टेट में हर बार सी टेट से क्वेश्चन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं सी टेट के अंदर। तो सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी कक्षा 6, 7 और 8 की। तो इतिहास की एनसीईआरटी है कक्षा 6 के, अपना तीसरा चैप्टर चल रहा था आरंभिक नगर। तो कल अपन ने इसका वीडियो ले लिया था। अब आज जो बच रहा है उसको करेंगे समाप्त। तो ले चलते हैं, करते हैं शुरुआत कच्चे माल की खोज में। तो आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो ले चलते हैं, करते हैं शुरुआत कच्चे माल की खोज में। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं। तो कच्चा माल किसको कहते हैं? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। तो कच्चा माल किसे कहते हैं बताइए? जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जो या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। तो जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। तो किसानों के द्वारा कपास जो पैदा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कच्चा माल, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे ना, वो तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वहाँ दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबा का आयात किया जाता था। तो तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था? हड़प्पा लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? आज के राजस्थान से। और पश्चिमी एशियाई ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जो तांबा बनाते हैं ना, उसमें टिन मिलाया जाता था। आगे देखिए, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक। तो सोने का आयात कहाँ से होता है? कर्नाटक से। कहाँ से होता है? कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। तो सोने का आयात तो कहाँ से किया जाता है? कर्नाटक से। और तांबे का आयात पश्चिमी एशियाई ओमान से किया जाता था। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो आगे देखिए, बच्चों का खिलौना हल। तो ये चित्र दे रखा है ना आपकी इमेज पे। तो ये एक खिलौना है किसका? हल का। तो बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। तो आज हल चलाने वाले ज़्यादातर पुरुष कौन होते हैं? किसान। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। तो हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, हल चलाने की प्रथा थी। तो आगे देखिए, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो नगरों में जो किसान लोग रहते थे, किसान लोग आमजन, तो उनके लिए कौन कौन से भोजन की, क्या क्या भोजन की व्यवस्था की जाती थी, तो उनके बारे में देखेंगे। तो इसमें देखो, आपको चित्र में दे रखा है ना, ये अनाज पीस रहा है एक किसान, ये इधर कुछ कर रहा है, ये एक औरत कुछ कर रही है, खाना बना रही है, और ये एक किसान कुछ पत्थर के औजार बना रहा है। तो नगरों में रहने वालों
के लिए भोजन, तो नगरों में जो किसान कोई आम जन लेते हैं तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी, तो उनके बारे में दे रखा है। तो देखिए आगे, लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। तो लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को भी खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो इनके अवशेष मिले हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। तो जमीन की जुताई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नीचे नहीं बच पाए। तो हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वो प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? हल प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो हल के आकार के क्या मिले हैं? खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो हड़प्पा में सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे जिससे पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उस पानी से फसलों को सिंचाई की जाती होगी। तो आगे देखिए, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। तो हड़प्पा के लोग क्या क्या जानवर पालते थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास लोगों और चारागाह होते थे। तो बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर तक नगरों में रहने वालों के लिए भोजन लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। तो लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर तक नगरों में रहने वालों के लिए भोजन लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहा इस शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ और दालें, चने, मटर, जो सरसों उगाते थे। तो हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे? जौ, गेहूँ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। आगे देखिए, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। तो जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए। तो हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वो प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो ये तो पहले अपने पढ़ लिया, तो इसके बारे में तो पहले पढ़ लिया ना। आगे देखिए, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। तो अपना पॉइंट क्या रहा है? गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो आगे देखिए, कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। तो कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान था। क्या था? खुला मैदान, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए गए हैं। तो कौन सी वस्तु में पाए गए हैं? छोटी वस्तु में पाए जाते हैं। आगे देखिए, गुजरात की खंभाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई
चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह था। क्या था? भंडार गृह। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं, गुजरात के अंदर मिले हैं। आगे देखिए, लोथल का बंदरगाह। तो लोथल का बंदरगाह है तो देख, मतलब सामान यहाँ से उतारे जाते थे, इधर देख, यहाँ इधर से और इधर से भी ये उतार रहे हैं सामान। तो लोथल का बंदरगाह है जो कहाँ है? गुजरात के अंदर। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतरा जाता होगा। तो यहाँ पर माल चढ़ाया और उतरा जाता होगा। तो आपको इस चित्र के अंदर दे रखा है ना, ये दोनों तरफ समुद्र है, ये गुजरात है। तो यहाँ पर माल उतरा और चढ़ाया जाता था, इधर भी माल चढ़ाया और उतरा जाता था। आगे देखिए, मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान्य से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके महानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती है तो यह साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। तो मोहर का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सामान इधर से उधर भेजे जाते हैं तो मोहर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं की होगी, इसलिए मोहर लगाई जाती हैं। तो आज भी होता है मोहर का काम। तो आगे देखिए, सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ था। तो इस कारण से हम को पता नहीं चला कि वहाँ क्या होगा। तो ये कितने साल पहले की घटना थी? 3900 साल पहले की घटना थी। तो सभ्यता का अंत कब बताया गया था? 3900 साल पहले बताया गया था। तो भाई वहाँ बाढ़ सूख गए होंगे, जंगल नष्ट कर दिए होंगे। तो इसके बारे में दे रखा है इसमें। आगे देखिए, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के साथ सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो इसके लगभग 1400 साल पहले नए नगरों का विकास हुआ। तो आगे देखिए, अन्य अंतर में देखिए, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। तो नील नदी को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग क्या है? रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्हें बड़े बड़े मकबरे बनवाए। तो इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो बड़े बड़े मकबरे बने रखे ने, इमेज के अंदर दे रखा है। तो इसको क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता है। तो जो राजा मरते हैं ना, उनको इन्हीं पिरामिडों में सुरक्षित रखने के लिए, दफनाने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेयजल, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत
खर्च किया जाता था। तो मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था सपनों को दफनाने के लिए। तो जो पिरामिड में सब शवों को दफनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं। और मकबरे, बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। और ये लगभग 5,000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं जो सोने चांदी हाथ में वो बनाते थे ना जेवरात लाने के लिए, तो अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजते थे। तो ये नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग क्या है? रेगिस्तान है। तो वीडियो करते हैं अब समाप्त यहीं। तो अपने 3 चैप्टर समाप्त हो गए कक्षा 6 की इतिहास के। तो अपना तीसरा चैप्टर था आरंभिक नगर, तो इसको अपन ने आज समाप्त कर दिया है। तो लास्ट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो वीडियो करते हैं समाप्त, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है कि सर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा वीडियो छोटा ही बनाते हैं तो अच्छा रहेगा। तो अब अगला वीडियो आएगा, उसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो उसके बारे में मैं पहले से बता दूंगा आपको, तो उसको पढ़ के आना। तो वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राम राम जी।